जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बचे हुए 2025 के एमएसटी सीईटी में आए हुए कंटिन्यूटी चैप्टर के एग्जाम्पल्स को डील करेंगे। पिछले लेक्चर के माध्यम से आपको 2025 के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। विद्यार्थियों, यदि आपने हमारी लिमिट की और कंटिन्यूटी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जो कि सीईटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज है, तो जरूर से जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग ये बचे हुए 3 एग्जाम्पल्स को डील करेंगे। भैया ये कंटिन्यूटी का लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर की ओर चलेंगे और फिर डिफरेंशिएशन के भी हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। और हाँ विद्यार्थियों, अगर आप सीईटी की या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जैसे जेईई की आप तैयारी कर रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, पीवाईक्यू को बहुत स्ट्रांगली आपको करना है। पीवाईक्यू पर होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से ट्रेंड का पता चलेगा, क्वेश्चन पैटर्न का पता चलेगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप युद्ध में जा रहे हैं और लड़ाई का अभ्यास करे बिना, युद्ध अभ्यास किए बिना अगर लड़ने जा रहे हैं, तो फिर आपकी हार निश्चित है। तो अगर आपको जीतना है तो कुछ पीवाईक्यू करो, अच्छे खासी प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट बिल्डअप करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के देखो। इससे क्या होगा, आपका जो फियर होगा एग्जामिनेशन का, एंजाइटी, जो डर होगा, वो बहुत कम होता चला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एफ फ्रॉम आर टू आर एक फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन दिया गया है, ये क्या बात हो गई सर? एक्चुअली में जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो फंक्शन मिलेगा वो डिफरेंशिएबल है। हैविंग एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 दी गई है, एंड यहाँ पर एंड एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू 1/27 दी गई है। फंक्शन तो क्योंकि हमें कुछ ना कुछ निकालना है, जैसे के निकालना है, तो पूरे के पूरी सीरीज में यही चल रहा है, कंटिन्यूस दिया गया है। देन ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 1/3 है, डी की वैल्यू 9 है। इसमें से क्या इसका सही ऑप्शन होगा हमें बताना है। क्योंकि हमें पता है लिमिट के डेफिनेशन क्या, एट एक्स इक्वल टू 3 चल रहा है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3 होना चाहिए कंटिन्यूटी की, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 पर, तो ये होना चाहिए। तो हमें एफ ऑफ 3 एक्स इक्वल टू 3 पर एक्स के जगह 3 रखने पर फंक्शन की वैल्यू हमें के दी गई है। एफ ऑफ एक्स के जगह हम लोग यहाँ पे जी ऑफ एक्स ले लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। तो यहाँ पे जी ऑफ 3, तो जी ऑफ 3 की वैल्यू जो दी गई है वो के दी गई है, तो जी ऑफ 3 की वैल्यू तो के आ गई भाई। अगर मैं ये लिमिट सॉल्व कर लूँ तो मेरे को के की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम देखें लिमिट एक्स टेंस टू 3 जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 जी ऑफ एक्स, अब ये फंक्शन क्या दिया गया है? ये फंक्शन दिया गया है सर 3 एफ ऑफ एक्स 3t² अपॉन में x माइनस 3 dt। फंक्शन इंटीग्रेशन t का है, फंक्शन t का है, उसमें x का कोई काम नहीं है, x माइनस 3 को बाहर निकाल के रख देंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 3। हम यहाँ पे देखेंगे ये 3 है, t का पावर इंटीग्रेशन का हो जाएगा 3 पावर 3, t का पावर 3/3, और यहाँ पे मिलेगा अपन को अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास दी गई है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 हम देखेंगे यहाँ पे अपर माइनस लोअर, यानी कि एफ ऑफ एफ क्यूब ऑफ एक्स माइनस एफ क्यूब ऑफ, अगर हम लोग टी पे लगा जाएंगे तो टी का क्यूब, ठीक है। तो टी का क्यूब अगर अपन यहाँ पे टी के जगह एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का क्यूब हो गया, और 3 का क्यूब यानी क्या हो गया 9 अपॉन में ये x माइनस 3। अब x के जगह 3 अप्लाई करने पे f ऑफ x के जगह में 3 रख दूँ अगर, तो एफ क्यूब ऑफ 3 माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3 आएगा। लेकिन ये एफ ऑफ 3 की तो वैल्यू दी गई है, हमें क्या दी गई है? एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 दी गई है। तो जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 9 अपॉन में 3 माइनस
एक्चुअली सॉरी 3 का क्यूब है, अपर यानी एफ ऑफ एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब यानी 27 होता है। यहाँ पे 27 आएगा, माइनस यहाँ पे 27 आएगा अपॉन 3, एक्स के जगह 3 माइनस 3। तो आप देखेंगे 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि ये 3 का पावर 3 यानी 27 होता है। 27 माइनस 27 डिवाइड बाय 3 माइनस 3, ये तो 0/0 फॉर्म बन गया। और 0/0 फॉर्म बन रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाय एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हमें लिमिट x टेंस टू 3 सामने आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और थ्री एफ ऑफ एक्स हो गया, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, कॉन्स्टेंट का 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिमिट इस यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 रखेंगे। एफ ऑफ एक्स इसलिए पहले ही लाइन पे बोल दिया था फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि पता था एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करके फंक्शन का डेरिवेटिव तो आने वाला है। अब 3 हम लोग यहाँ पे बाहर ले सकते हैं, 3 हम लोग यहाँ पे बाहर ले लेंगे। ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स को हम लिमिट लगा देंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 3 इंटू एफ डैश ऑफ 3। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 3 दी गई है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 दी गई है। एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू, एक मिनट, क्यूब था ना तो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। अरे यार ये थोड़ी सी गलती क्यों हो रही है, स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ 3 यानी क्या हो जाएगा 1/27। तो ये भी 27, ये भी 27, कैंसिल होके आंसर क्या आ गया 1 आ गया। 3 एफ ऑफ एक्स का पावर 3 था, इसका डेरिवेटिव 3 सामने पावर एक्स से लेस होता है। 3 एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, फंक्शन का डेरिवेटिव बचा एफ डैश ऑफ एक्स। 27 का 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 0। एक्चुअली ठंडा गर्म मौसम चल रहा है और खाने पीने में भी ठंडा आ गया, तो गला बैठा हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। खैर कोई बात नहीं, आवाज़ तो निकल रही है और वो 100-200 साल तक निकलते रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल 100-200 साल तो मैंने जीना भी चाहिए। अब के की वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या आ गई बेटा 1। कैसे आ गई 1, क्योंकि हमें ये लिमिट पता करना था और ये लिमिट का आंसर क्या आया 1 आया। और ये क्या था हमारा के था, देयरफॉर के की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इसे आप लिख लेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सीईटी में सच में काम हो रहा है और सही तरीके के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इसके पहले एकदम कचरा एग्जाम्पल बनाए जाते थे सीईटी में। मैं तो चाहता हूँ कि इससे और थोड़ी सी लेवल उठाई जाए, और लेवल उठाई जाए, ताकि बच्चों की लेवल बढ़े, क्योंकि बच्चा जब अच्छे लेवल से पढ़ेगा तो उसका नॉलेज उतना गेन होगा, उतना उसको और ज्ञान प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो ये दिया है। फंक्शन अगेन वही लाइन बार बार, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन कंटिन्यूस है भाई। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू है मेरे पास, और एफ ऑफ 0 की एक्स के जगह 0 रखने पे फंक्शन की वैल्यू ए लॉग ऑफ बी का पावर सी, इक्वेशन नंबर 1 दी गई है। यानी ये वैल्यू है मेरे पास, ये मेरे को निकालना है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। फंक्शन क्या दिया है, अब बचा हुआ फंक्शन लिखेंगे हम लोग। 9 पावर एक्स माइनस 2 इंटू 3 पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस 3x इंटू में 10 2x। बहुत हल्का प्रश्न दिया गया है, बहुत आसान प्रश्न दिया गया है। 9 का पावर x यानी क्या हो जाएगा, इसे हम लोग 3 पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 3 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में हम देखेंगे कि लॉग ऑफ 1 प्लस 3x इंटू में 10 2x आ गया है। यहाँ पे न्यूमरेटर, चलो पहले इसको और सिंप्लीफाई करते, यानी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में लॉग ऑफ 1 प्लस 3x इंटू में 10 2x। यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर
को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फार्मूला कहता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए का पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे तो अपॉन एक्स है नहीं, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स आना चाहिए, एक्स है नहीं, यहाँ पर भी एक्स है नहीं, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक्स आ गया, इनटू में यहाँ पे भी एक्स आ गया। अब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 3 पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन में x है, 3 की कमी है, इंटू 3 करेंगे, इंटू में लिमिट अप्लाई करेंगे, tan 2x फार्मूले के हिसाब से 2 की कमी है, इंटू 2 पूरा करेंगे, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में ये हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा इक्वल टू करके लॉग ऑफ 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू 2 यानी आ गया आपका 6। अगर आप इसके साथ इक्वेशन मान के चलो, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू करके ये वैल्यू आई गई आपकी लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर बाय 6, यानी 1/6 ए की वैल्यू है। बी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से ए की वैल्यू 1/6 है, लॉग ऑफ बी इक्वल टू लॉग ऑफ 3, यानी कि बी की वैल्यू 3 है, पावर सी है, पावर 2 है, यानी कि सी की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/6 प्लस 3 प्लस 2, यानी 1/6 प्लस 5, यानी 11 प्लस 6 पंचे 30 और 31/6 इसका आंसर है 31/6। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, 31/6। बहुत आसान प्रश्न है नहीं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है भाई, दिखने में तो सर कितना बड़ा है, चुटकियों का खेल है भाई, बहुत आसानी से आप ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखो। ये मैंने यहाँ पे लिख रहा है, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर आप फेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फेयर करना ही है, ताकि आप PYQ एग्ज़ाम टाइम पे जो भी मैंने लिमिट के कम से कम 40-50 क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी के 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे, अगर आप देखेंगे लिमिट और कंटिन्यूटी मिला के ही 70-80 तो कम से कम क्वेश्चन है। अगर आपने कॉपी में लिख रखे इनको रिवाइज करके तो जाना है पेपर में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब आप PYQ का रिवीजन करेंगे तो ही आपका CET निकलेगा या कोई भी एग्ज़ाम निकलेगी, उसके पहले नहीं, क्योंकि PYQ से हम एग्ज़ाम लेने वाले का माइंडसेट जान लेते हैं, हम उस लेवल पे तैयारी करना चालू कर देते हैं, हमारा भी माइंडसेट कहीं ना कहीं उस लेवल का हो जाता है। हम जब बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अरे यार ये वाला नहीं है, ये अपने काम का नहीं है, अपने काम का नहीं, हम फिल्टर करना चालू कर देते भैया ऐसे क्वेश्चन आए हैं, समझ में आ रहा है। तो ये फिल्टर आना जरूरी है कि भैया हम जब कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और हम अगर उसके PYQ से ही भागेंगे तो वो एग्ज़ाम के पास ही नहीं पहुंचेंगे हम, क्रैक करने की बात तो दूर। नाउ अगला प्रश्न दिया गया है f(x) इक्वल टू x प्लस a√2 sin x। यहाँ पे देखो मैंने बोला है x लेस देन इक्वल टू π/4 और ग्रेटर देन π/4, यानी एट π/4। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एट x इक्वल टू π/4 की, लेस देन इक्वल टू π/2 और ग्रेटर देन π/2, यानी कि हम लोग बात करेंगे एट x इक्वल टू π/2। और मुझे यहाँ पे ये फंक्शन अगेन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है इसमें, और a-b आपको निकालना है। a-b के लिए π/4 और π/2 दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ π/4 से एक काम हो जा रहा है, π/2 में तो इसका आंसर आएगा भी नहीं क्योंकि वो कुछ अलग वैल्यू देगा। तो हमारे पास एट π/4 के लिए ये फंक्शन दिया गया है, π/2 के लिए फंक्शन दिया गया है, a-b निकालना है तो वो इस फंक्शन से इन दोनों से आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरा इक्वेशन आएगा जो कि यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो इनको ही सॉल्व करते हैं हम और आ जाएगा। देखो यानी कि तीसरे को तो हाथ ही नहीं लगाना है, यानी सिर्फ π/4 से काम हो जाएगा। क्यों सर, आपको कैसे पता? मुझे पता है, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मेरी तो बैचेस चलती रहती है ना भैया, क्रैश कोर्स की, फुल कोर्सेज की, मैं बहुत सारी जगह क्लासेस लेता हूँ, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा मैं कि मैं कहाँ पढ़ाता हूँ। फिलहाल मैं गणित विषय गुरुकुल के अंतर्गत
मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं बीएससी इंजीनियरिंग से लेके यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। आप उस चैनल को देख सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में कभी यूपीएससी की तैयारी करेंगे मैथ्स ऑप्शनल लेकर, तो फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मेरा मेन जो है इंटरेस्ट है वो सीनियर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है। 11th 12th और जेई से बहुत अच्छा लगता है मुझे सीनियर लेवल का मैथ्स पढ़ाना। ठीक है, जैसे अगर आप आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो पढ़ाना बच्चों को अच्छा लगता है। मैथ्स ऑप्शनल पढ़ाना अच्छा लगता है, नेट सेट मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, गेट एग्जामिनेशन को पढ़ाना अच्छा लगता है। ये तो बहुत छोटे लेवल के कोर्सेस है। इससे एडवांस कोर्सेज को पढ़ना और पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है। एडवांस यानी हायर मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा रुचि है मेरी। x प्लस ए रूट टू साइन एक्स। अब हम लोग x इक्वल टू पाई बाय 4 पे, x इक्वल टू पाई बाय 4 पे x के जगह पाई बाय 4 रखेंगे। तो जैसे आप x के जगह पाई बाय 4 रखेंगे तो f ऑफ पाई बाय 4 यानी कि आप पे दो चीज़ खत्म हो जाएगी एक चीज़ से, लेस देन और इक्वल टू दोनों खत्म हो जाएगा। हमको लिमिट चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड यानी कि लेस देन वाली और इक्वल टू दोनों एक तीर से खत्म हो रही है। पाई बाय 4 रखने पर पाई बाय 4 प्लस ए रूट टू साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट टू होती है। यस सर, पाई बाय 4 प्लस ए रूट टू इंटू 1 बाय रूट टू कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई बाय 4 प्लस ए मिला। इक्वेशन 1, यानी ये इसको हम लिमिट हम बोल सकते हैं कि भैया हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई एक प्रकार से फंक्शन की। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, पाई बाय 4 प्लस फंक्शन की इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 x से छोटा है, मतलब x पाई बाय 4 से बड़ा है। उस पर हम 2x कॉट एक्स प्लस बी दिया गया है, 2x कॉट एक्स प्लस बी दिया गया है। तो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू कॉट पाई बाय 4 प्लस बी। अगर 10 पाई बाय 4 1 है, 10 पाई बाय 4 अगर 1 है तो 1 बाय 10 यानी कि कॉट पाई बाय 4 भी कितना होगा, 1 ही होगा। यानी 1 बाय 10 यानी 1 बाय कॉट 1 ही होगा। 2 1 ज़ा 2 ज़ा यानी कि क्या आ गए पाई बाय 2 प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल रखेंगे। क्यों इक्वल रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस दिया है। फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोग बोलेंगे भाई फ्रॉम 1 एंड 2 पाई बाय 4 प्लस ए इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस बी। ए ये बी इधर आएगा, ए माइनस बी यानी कि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें या आप इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 पाई माइनस पाई, ओनली पाई बाय 4 इज योर आंसर। ए माइनस बी का आंसर क्या है? पाई बाय 4 है। तो यहाँ पे बाकी के ऑप्शन क्यों बना रखे इतने सारे, कोई काम के नहीं है। यहाँ पे क्या आंसर आ गया इसका? पाई बाय 4। तो भैया ये जो रिमेनिंग थे यानी कि मेरे दिमाग में खटक रहे थे, मैंने बनाया क्यों नहीं बनाया क्यों नहीं, रिमेनिंग भी डाल देता हूँ जब इतने सारे डाले हैं। तो अब ये रिमेनिंग भी खत्म हो चुके हैं, यानी कि कंटिन्यूटी के 2020 से लेके 2025 तक, लिमिट के 2020 से लेके 2025 तक सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने एक भी नहीं छोड़े, पूरे के पूरे कवर किए विद्यार्थियों आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं किसी बुक में या फिर आपको पीवाईक्यू की बुक में अगर अवेलेबल होंगे तो सारे प्रश्न मैंने कवर कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर के माध्यम से आपने कंटिन्यूटी के 2025 के क्वेश्चंस को समझा है, बहुत अच्छे से जाना है कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले। गणित का ज्ञान हो भैया या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का।